हेलो फ्रेंड्स। पिछली कक्षाओं में आपने राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में 4 चरणों को बहुत अच्छे से देख लिया है। आज की क्लास में मैं पाँचवां, छठा, सातवां जो 3 चरण बाकी हैं इन्हें लूँगा। सबसे पहले नक्शे के द्वारा हम इन तीनों चरणों के निर्माण की प्रक्रिया को समझेंगे। उसके बाद फिर जो अपना तरीका है नोट्स के जरिए हम उसको पूरा देखेंगे। आप लोगों के कमेंट्स मुझे इस चीज़ को मोटिवेट करेंगे कि मैं कितना जल्दी पूरी क्लास का जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को अपलोड करूं, ताकि आप लोग उन्हें ठीक से पढ़ भी सकें। 4 चरण अब तक आप लोगों ने देख लिए हैं। उनके निर्माण में जो समस्याएं सामने आई थी वो भी आप लोगों ने देख ली थी। जो अंतिम जो चौथा चरण था बृहत्तर राजस्थान संघ 30 मार्च 1949 ईस्वी को, वो आपने देखा था। और उस चरण में आपने बहुत अच्छे से देखा था कि 30 मार्च को आपने घोषित किया था राजस्थान दिवस। हमें 2 दिवस देखने, एक तो राजस्थान दिवस है जो 30 मार्च 1949 ईस्वी को चतुर्थ चरण का जो उद्घाटन था सरदार पटेल जी के द्वारा जयपुर में, और अंतिम जो 7वां चरण है 1 नवंबर 1956 ईस्वी को, उस दिन हमने जो दिवस मनाया था वो था राजस्थान स्थापना दिवस। तो 2 बातें आ गई, एक तो आ गया राजस्थान दिवस 30 मार्च 1949 ईस्वी, और एक आ गया है राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956। इस क्लास के अंत में मैं कुछ विभिन्न जो प्रमुख समितियां इस एकीकरण के निर्माण में जो विभिन्न बाधाएं आई उनको पूरा जो किया गया, उनके लिए जिन समितियों का, आयोगों का, कमीशन का गठन किया गया, उन्हें भी हम एक सार के रूप में यहाँ पर देखेंगे। एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान और एकीकरण की समाप्ति के पश्चात जो विभिन्न समस्याओं से रूबरू होना पड़ा भारत के केंद्रीय नेतृत्व को, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और जो पटेल के जो रियासती विभाग के जो सचिव थे राव बहादुर वापल्ला पंगुन्नी मेनन यानी कि VP मेनन साहब, जिन हालातों से उन्हें रूबरू होना पड़ा। और हमें आज यह भी देखना होगा कि किस प्रकार से कांग्रेसी नेताओं ने उसके पश्चात, आजादी के पश्चात, एकीकरण के पश्चात दौड़ मच गई। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के उपहार स्वरूप सरकारी नौकरियों को जो रेवड़ी के रूप में बांटा गया कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के द्वारा, नेतृत्व के द्वारा, और उनको छीना झपटी में, ये तमाम रोचक किस्से आज हमें इस क्लास में देखने हैं। सबसे पहले मैं, जो मेरी आदत है, पिछला सारा रिवाइज करता हूं, उसके बाद फिर आज 5वां, छठा, 7वां चरण हम देखेंगे। आइएगा हम लोग देखते हैं पहले चरण से, हम लोग इस चीज को देखते हैं। हम जानते हैं पहला जो चरण था वो 4 रियासतें एवं एक ठिकाने के साथ था। ये रहा 4। इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और समझते हैं। तो आप लोग यहाँ पर इस चीज को अच्छे से देख लीजिए कि ये है मामला 4.1। पहला चरण जो है मत्स्य संघ, मत्स्य संघ के मुंशी साहब के द्वारा नाम दिया गया था। इसका जो उद्घाटन था 17 मार्च 1948। कुछ पुस्तकों में आप 18 मार्च 1948 भी देखते हैं। सही बात यह कि 18 मार्च को मत्स्य संघ ने कार्य करना आरंभ किया था, 17 मार्च को उसका उद्घाटन कर दिया गया था। यहाँ पर 4 रियासतें थी, इनमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। आप लोग देख रहे हैं ये पहला चरण है 4.1 है, और इसमें जो एक ठिकाना था वो था अलवर से नीम राणा। इसका उद्घाटन 17 मार्च 1948 को किया गया था। कुछ पुस्तकों में, फिर बोल रहा हूँ, 18 मार्च भी आता है। यदि 17 मार्च 18 मार्च दोनों आ जाए तो आपको 17 मार्च करना है। जो मैंने PDF अब तक अपलोड की है टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर कर दिया है किन जो रेफरेंसेस, बुक्स, संदर्भ पुस्तकें, उनका मैंने हवाला आपके सामने लिया है। यहाँ पर जो प्रधानमंत्री थे आप लोग जानते हैं वो शोभाराम कुम्हावत थे। राजधानी अलवर घोषित की गई थी, और जो राज प्रमुख थे वो उदयभान सिंह धौलपुर नरेश को यहाँ पर किया गया था। तमाम तरह की चीजें हम लोग देख चुके थे। जो द्वितीय चरण है ये मत्स्य संघ से अलग है। आप लोग देखिएगा ये द्वितीय चरण ये रहा, ये मत्स्य संघ से अलग है। मत्स्य संघ जो है वो रेड जो डॉटेड है वो है, लेकिन जो द्वितीय चरण है जिसको हमने राजस्थान संघ का, जिसके अंदर आप लोग 9 रियासतें देखते हैं, राइट, यहाँ पर देख लीजिएगा। जो आप लोग 9 रियासतें देखते हैं और जो 2 ठिकाने देखते हैं ये ब्लू डॉटेड है। ये 9 रियासतें हाड़ौती से 3 है, कोटा, बूंदी, झालावाड़। कोटा, बूंदी, झालावाड़। 3 जो है वो वागड़ प्रदेश से है, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। 3 ऊपर से है, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक, प्लस 2 ठिकाने हैं लावा एवं कुशलगढ़। जो लावा ठिकाना है वो है टोंक से, वर्तमान जयपुर जिला, और जो कुशलगढ़ ठिकाना है वो रियासत बांसवाड़ा से है। इसका उद्घाटन 25 मार्च 1948 को वही VN गौडगिल साहब के द्वारा किया गया था, जिन्होंने मत्स्य संघ का भी उद्घाटन किया था। यहाँ पर जो प्रधानमंत्री थे वो गोकुललाल असावा थे। जो राज प्रमुख थे वो कोटा महाराव भीम सिंह थे, और यहाँ पर 2 उपराज प्रमुख बनाए गए थे। ये 2 उपराज प्रमुख जो हैं वो हैं, वरिष्ठ जो उपराज प्रमुख थे बूंदी महाराव बहादुर सिंह जी थे, और जो कनिष्ठ उपराज प्रमुख थे वो डूंगरपुर महाराव लक्ष्मण सिंह जी थे।
जो द्वितीय चरण था इसका उद्घाटन 25 मार्च 1948 को किया गया था। और इस जब हस्ताक्षर किए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि विलय पत्र पर जब हस्ताक्षर किए तो बांसवाड़ा महारावल चंद्रवीर सिंह साहब का बयान था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। अब द्वितीय चरण में आपने 9 रियासतें और 2 ठिकाने देख ली 9 स्क्वायर, यहां तक आप लोग देख चुके हैं। तृतीय चरण में इस द्वितीय चरण में एक रियासत मिलाई गई, यानी कि तृतीय चरण का निर्माण जो राजस्थान संघ आया द्वितीय चरण प्लस उसमें संयुक्त किया गया उदयपुर रियासत, बाकी चीजें यथावत रही, यानी कि 9+1 यानी कि 10 रियासतें हो गई और 2 ठिकाने रहे। इसमें उदयपुर संयुक्त किया गया, तो राजस्थान संघ में संयुक्त किया गया उदयपुर, इसीलिए इसको जो नाम दिया गया तृतीय चरण को वो दिया गया संयुक्त राजस्थान संघ। इसमें 10 स्क्वायर 10 रियासतें कौन कौन सी हुई? 9 रियासतें तो द्वितीय चरण राजस्थान संघ से कोटा बूंदी झालावाड़ डूंगरपुर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा किशनगढ़ शाहपुरा टोंक प्लस आप लोग देखिए यहाँ पर एक प्लस का निशान है, इसमें ये मिलाई गई उदयपुर रियासत। ये जो मैंने रेड सर्कल पिंक सर्कल जो किया हुआ इसके अंदर ब्लैक और फ्लोरेसेंट जो ग्रीन जो डॉट है वो, तो ये उदयपुर को यहाँ पर किया गया। इसका उद्घाटन किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 18 अप्रैल, याद रखिएगा इस बात को बहुत अच्छे से, ये उद्घाटन किया गया 18 अप्रैल 1948 को तृतीय चरण का संयुक्त राजस्थान संघ का। 2 ठिकाने वही रहे लावा प्लस कुशलगढ़। यहाँ पर जो राज प्रमुख रहे आजीवन जो राज प्रमुख बनाए गए वो थे मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह, राजधानी अब कोटा से उदयपुर स्थानांतरित हो गई। और जो उपराज प्रमुख थे वो वरिष्ठ तो बनाए गए कोटा के महाराव भीम सिंह और कनिष्ठ में अब 2 हो गए, बूंदी से महाराव बहादुर सिंह जी हाड़ा और डूंगरपुर से महारावल लक्ष्मण सिंह, राजधानी उदयपुर बनाई गई। अब जो ये आया तृतीय चरण, इसमें 4 बड़ी रियासतें विलय की गई, मिलाई गई और इस प्रकार से 4 बड़ी रियासतों के मिलने से फिर चतुर्थ संघ अस्तित्व में आया। यानी कि तृतीय जो चरण है वो क्या है? संयुक्त राजस्थान संघ। और तृतीय चरण में कुल कितनी रियासतें हैं? 9 स्क्वायर, इसमें 10 स्क्वायर, इसमें 4 बड़ी रियासतें मिलाई गई। कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो 10 + 4 14 हो गया, तो 14 स्क्वायर हुआ। 30 मार्च 1949 को इसका उद्घाटन सरदार पटेल के द्वारा जयपुर में किया गया था। ये 14 रियासतें कौन कौन सी हुई? कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक प्लस उदयपुर प्लस जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। 14 प्लस 2 ठिकाने लावा और कुशलगढ़। बिल्कुल एक सीक्वेंस से यदि हम आगे बढ़े तो आप लोग बखूबी समझ सकते हैं। यहां पर एक समिति का गठन किया गया था राजधानी बनाने के लिए, क्योंकि जो असल में आप यूं समझ लीजिए 4 बड़े शहरों की दावेदारी थी। अब जो राजधानी बार बार स्थानांतरित की जा रही है, जैसे पहले चरण में मत्स्य संघ तो खैर अभी तक अलग है, जिसकी राजधानी अलवर थी। द्वितीय चरण की राजधानी कोटा से स्थानांतरित की गई, तृतीय चरण में राजधानी उदयपुर। अब सारा महकमा नया जो संघ बनाया गया, जिसको आपने बृहत्तर राजस्थान संघ कहा है, और इसका उद्घाटन जो किया गया वो 30 मार्च 1949 ईस्वी को किया गया था। तो पी सत्यनारायण राव समिति, याद रखिएगा बेहद इंपॉर्टेंट है, पी सत्यनारायण राव समिति के द्वारा यह फैसला लिया गया। पी सत्यनारायण राव समिति के द्वारा यह फैसला लिया गया कि राजधानी जयपुर बनाई जाएगी। हालांकि काफी हो हल्ला हुआ, मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री बनाए गए, लेकिन हीरालाल शास्त्री जी के साथ बड़ी दुविधा थी। हीरालाल शास्त्री जी ने जयनारायण व्यास एवं माणिक्यलाल वर्मा से लिखे जो कद्दावर नेता थे उनको विश्वास में लेकर काम नहीं किया, तो उनके विरुद्ध असंतोष बढ़ता चला गया और अंततोगत्वा इस असंतोष की जो सुगबुगाहट थी वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर भी आपको सुनाई दी जाने लगी। और ये आवाज, असंतोष के स्वर इतने बुलंद हो गए कि 3 जनवरी 1951 ईस्वी को, याद रखना काफी महत्वपूर्ण तिथि है, एक्सक्यूज मी, 3 जनवरी 1951 ईस्वी को फाइनली फिर हीरालाल शास्त्री को मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। फिर उसके बाद जयनारायण व्यास साहब मुख्यमंत्री बनाए गए थे। तो पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाए गए। राज प्रमुख जयपुर से नियुक्त हुए, जिसने हम कहते हैं सवाई मानसिंह जी द्वितीय, और आजीवन जो महाराज प्रमुख जो बनाए गए यहाँ पर वो थे मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह जी। वरिष्ठ जो थे वो बनाए गए कौन? उपराज प्रमुख में जोधपुर से राव राजा हनुमंत सिंह साहब, जो महाराजा हनुमंत सिंह साहब थे। और फिर अब यहाँ पर जो उपराज प्रमुख थे उसमें वही 2 श्रेणियां होगी, वरिष्ठ और जिसे हम कनिष्ठ कहते हैं। तो वरिष्ठ की यदि बात की जाए तो देख लीजिएगा, वरिष्ठ के अंदर तो जो मैंने कहा कि जोधपुर के हो गए जो हनुमंत सिंह साहब थे, और कनिष्ठ के अंदर फिर वही क्रम बढ़ता चला गया, कोटा, बूंदी और जो डूंगरपुर वाला मामला था।
अब हमें देखना है जो आज की जो क्लास स्टार्ट हो रही है, इसमें 5वां चरण, 6ठा चरण एवं 7वां चरण। इस बहाने अब पूरी की पूरी रिकैप हो जाएगी, पूरी क्लास आपके सामने रिवाइज हो जाएगी। ये बात अब आप लोगों को बेहद अच्छे से समझना है। अब यहां पर आप लोगों को बहुत गौर से देखना है। चतुर्थ चरण की बात की जाए तो चतुर्थ चरण में उपराज प्रमुखों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। 4 उपराज प्रमुख हो गए। दोबारा सुन लीजिएगा, राज प्रमुख बनाए गए जो जयपुर से महाराजा सवाई मानसिंह जी द्वितीय थे। महाराज जो प्रमुख बनाए गए जिन्हें हम आजीवन कहते हैं वो मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह जी थे। वरिष्ठ में 2 आए। वरिष्ठ उपराज प्रमुख में कोटा और जोधपुर को, जोधपुर बड़े थे तो महाराजा हनुमंत सिंह साहब और कोटा से महाराव भीम सिंह जी, ये वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाए गए। कनिष्ठ में वही चला आ रहा था, बूंदी से महाराव बहादुर सिंह जी और डूंगरपुर से महाराव लक्ष्मण सिंह जी। थोड़ा मैंने अभी इसको मैं एक क्रम नीचे कर दिया था। वरिष्ठ के अंदर दोबारा सुन लीजिए, जोधपुर और कोटा, और कनिष्ठ उपराज प्रमुख में वही बूंदी और डूंगरपुर। अब जो 5वां चरण आता है हमें यहां पर देखना है, यानी कि अभी तक आप लोग यदि मत्स्य संघ की 4 रियासतों को देखें, मत्स्य संघ की 4 रियासतें, मत्स्य संघ की 4 रियासतें कौन कौन सी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये अभी अलग है। और एक रियासत आप और देख सकते हैं, सिरोही, और एक जो चीफ कमिश्नरी प्रांत है अजमेर मेरवाड़ा, ये अलग है। अब तक की स्थिति से, यानी कि 30 मार्च 1949 से ये पूरा का पूरा क्षेत्र बिल्कुल ही अलग है। अब ये फैसला लिया गया, असल में जो समाजवादी जो नेता थे जयप्रकाश नारायण साहब, और जो एक समाजवादी जो समिति थी जो कि एकीकृत राजस्थान के लिए प्रयासरत थी, राजस्थान आंदोलन समिति, जिसके अध्यक्ष थे समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया साहब, इनका भारी प्रेशर था कि चाहे जो भी हो जाए। यद्यपि अभी तक की स्थिति ये थी कि जो भरतपुर और धौलपुर थी वो भाषाई आधार पर, भरतपुर और धौलपुर भाषाई आधार पर मिलना चाहते थे, किसके साथ? यूपी के साथ। लेकिन राजस्थान, इनकी जो जनता थी, यहाँ की जो जनता थी वो, और जो आप कह सकते हैं एक तरह से बहुत बड़ी बात मैं यहाँ पर सामने ले रहा हूँ, आपके जो समाजवादी आंदोलन था उसका पूरा प्रेशर था कि कुछ भी हो जाए मत्स्य संघ को आपको इस एकीकृत राजस्थान में मिलाना है। काफी एक जनमानस को टटोलते हुए, नब्ज को टटोलते हुए जो रियासती विभाग था भारत सरकार का, उसके चीफ सरदार पटेल साहब और जो सचिव थे वीपी मेनन साहब ने फैसला लिया कि अब जो चतुर्थ चरण है बृहत्तर राजस्थान संघ, इसमें संयुक्त किया गया 5वें चरण में मत्स्य संघ। आप लोग यहां पर देख रहे हैं, एक आपके सामने आ रहा है प्लस का चिन्ह, ये रहा, ये देखिएगा। यानी कि चतुर्थ चरण में, चतुर्थ चरण जिसको कहा गया है 14 स्क्वायर, इसमें संयुक्त किया गया। चतुर्थ चरण का नाम क्या है? बृहत्तर राजस्थान संघ। इसमें ये देखिए प्लस का चिन्ह आ रहा है, ये वाला ब्लू प्लस का चिन्ह आ रहा है, यानी कि संयुक्त किया गया। तो बृहत्तर राजस्थान संघ में संयुक्त किया गया, इसलिए इस चरण का नाम आया संयुक्त बृहत्तर राजस्थान संघ। ये चरण कब अस्तित्व में आया? 15 मई 1949 को। इसमें संयुक्त किया गया मत्स्य संघ। जो मत्स्य संघ में 4 रियासतें थी एवं 1 ठिकाना था। अब ये संयुक्त किया गया चतुर्थ चरण में। चतुर्थ चरण का फॉर्मूला क्या? 14 स्क्वायर। तो 14 में 4 रियासतें जुड़ गई तो 18 रियासतें हो गई, कुल 18 रियासतें होगी 5वें चरण में। और 2 ठिकाने चतुर्थ चरण में थे, लावा और कुशलगढ़। इसमें 1 ठिकाना मिल गया नीमराणा, कहां से? अलवर से, मत्स्य संघ से। तो 18-3 यहां पर आपका फॉर्मूला, फाइनली फॉर्मूला आपका आ चुका है 18-3, यानी कि 5वें चरण को बोला गया है संयुक्त बृहत्तर राजस्थान संघ। दोबारा देख लीजिएगा, चतुर्थ चरण बृहत्तर राजस्थान संघ 14 स्क्वायर में संयुक्त किया गया, तो संयुक्त बृहत्तर राजस्थान संघ बना 15 मई 1949 ईस्वी को। मत्स्य संघ मिलाया गया जिसका फॉर्मूला था 4-1, तो 14 स्क्वायर प्लस 4-1 यानी कि 18 की जो आप 18-3 कह सकते हैं, 18 तो कुल रियासतें हो गई और 3 ठिकाने हो गए। अभी 18 रियासतें क्या है जरा देखिएगा। बृहत्तर राजस्थान संघ चतुर्थ चरण में 14 स्क्वायर, उससे पहले तृतीय चरण था वो 10 स्क्वायर था, उससे पहले द्वितीय चरण था वो 9 स्क्वायर था। 9 स्क्वायर में उदयपुर मिला तो 10 स्क्वायर हुआ, उसमें 4 बड़ी रियासतें मिली, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, तो 14 स्क्वायर हुआ। तो यानी कि 14 स्क्वायर में 4 बड़ी मत्स्य संघ की रियासतें मिली, तो 18 की जो आप 3 कह सकते हो ठिकाने, जरा फॉर्मूला देखिएगा। 18 रियासतें कौन कौन सी? कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक, प्लस उदयपुर, प्लस जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। ये तो चतुर्थ चरण तक हो गया, 14 रियासतें, प्लस इसमें मत्स्य संघ की 4 बड़ी रियासतें मिलाई गई, कौन कौन सी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली,
तो ये होगी 18 रियासतें, प्लस 2 ठिकाने चतुर्थ चरण से लावा और कुशलगढ़, और 1 ठिकाना मत्स्य संघ से नीमराणा, तो 3 ठिकाने हो गए। इस प्रकार से 18-3 ये हमारा सामने 5वां चरण आता है 15 मई 1949 ईस्वी को। भरतपुर और धौलपुर ने पूरा प्रयास किया था कि भाषाई आधार पर एक ब्रज प्रदेश बना दिया जाए। इसी प्रकार से मेव जो मेव मुस्लिम थे वो भी एक पृथक मेवस्थान मुस्लिम बहुल इलाका चाहते थे, लेकिन सबको दरकिनार करते हुए यहाँ पर डॉक्टर शंकरराव देव समिति के द्वारा ये फैसला लिया गया कि नहीं, हर हालत में भरतपुर और धौलपुर को राजस्थान में मिलना होगा। अब जो छठा चरण आता है वहां पर एक बड़ा दिक्कत थी। सरदार पटेल की इच्छा थी कि भाषाई और सांस्कृतिक और पारंपरिक आधार पर जो माउंट आबू है उस माउंट आबू को मिलना चाहिए, किसमें, गुजरात में। ये चाहते थे कि माउंट आबू को छोड़कर आप शेष सिरोही ले लीजिए, लेकिन गोकुल भाई भट्ट या माणिक्यलाल वर्मा साहब या हीरालाल शास्त्री जी और जयनारायण व्यास जैसे जो बड़े नेता थे राजस्थान के, उन्होंने सरदार पटेल के इस फैसले का भारी विरोध किया। उन्होंने कहा, जिससे माणिक्यलाल वर्मा साहब का, कि आबू राजस्थान की नाक है, उसके बिना राजस्थान की बात नहीं की जा सकती है। अतः यहां पर भी सरदार पटेल ने एक चालाकी करते हुए 26 जनवरी 1950 को जो छठा चरण आ रहा है, ये छठा चरण, इसमें पहली बार आप समझ सकते हैं कि माउंट आबू को छोड़कर शेष सिरोही मिला दिया गया। माउंट आबू को छोड़कर शेष सिरोही मिला दिया गया 26 जनवरी 1950। याद रखिएगा फ्रेंड्स, 26 जनवरी 1950 की तिथि को आपको यूं याद रखना है। छठे चरण में पहली बार संवैधानिक तौर पर इस संपूर्ण प्रांत को राजस्थान नाम इसे छठे चरण में दिया गया। पहली बार राजस्थान नाम आया था द्वितीय चरण में, जब 25 मार्च 1948 को आया था, लेकिन पहली बार संपूर्ण प्रांत को संवैधानिक तौर पर जो राजस्थान नाम दिया गया है वो छठे चरण में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को दिया गया। राइट, मैंने अभी कहा था, क्योंकि हीरालाल शास्त्री की कार्यशैली को देखते हुए, क्योंकि वो जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा जैसे जो कद्दावर नेता हैं उनको आपने एक तरह से दरकिनार किया हुआ है, अतः इनके विरुद्ध असंतोष बढ़ता जा रहा था। 3 जनवरी 1951 तक आते आते हीरालाल शास्त्री को त्यागपत्र देना पड़ा मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पद से, एवं फिर इसकी जगह पर जयप्रकाश नारायण साहब, जिन्हें लक्कड़ और कक्कड़ धुन का धनी मास साहब, राजस्थान का जननायक एवं शेर ए राजस्थान भी कहा जाता है, जिन्होंने पोपाभाई की पोल जैसी किताबें, मारवाड़ की दशा जैसी प्रमुख पैम्फलेट्स या पुस्तिकाएं लिखी थी, उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला। अब 7वां चरण आता है, ये देखिएगा। तो अभी तक आप लोगों ने टोटल 6 चरण देख लिए। 7वां चरण जो आता है उसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई थी। हम लोग जानते हैं कि राजस्थान के एकीकरण में कुल 7 चरण लगे हैं, कुल 8 वर्ष लगे हैं, कुल 7 माह 14 दिन, यानी कि कुल जो दिवस लगे हैं वो 4144 दिवस लगे हैं। अब जो मुख्य समस्या थी वो समस्या किस चीज को लेकर थी, मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर दूं। इसको आप इन सज्जन को इधर डालिए, अब आप क्लियर से इस बात को समझ लोगे। देखिएगा, माउंट आबू की समस्या चल रही है, एक तो जो सिरोही से, एक चल रही समस्या अजमेर मेरवाड़ा जो कि चीफ कमिश्नरी प्रांत है, उसकी समस्या चल रही है। आप यहां आ जाइए, चीफ कमिश्नरी प्रांत चल रही है। इन दो को लेकर बड़ी दिक्कत थी। जैसा कि मैंने कहा था कि छठे चरण में सरदार पटेल की पूरी इच्छा थी कि किसी भी सूरत में वो आबू को गुजरात में मिला लें, लेकिन राजस्थान के नेताओं और जनमानस की इच्छा कुछ और थी। तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को असल में एक राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया था, उनका भी अपना फैसला था। तो 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान स्थापना दिवस मनाया गया, याद रखना, ये देखिएगा, 1 नवंबर 1956 ईस्वी को जब राजस्थान दिवस मनाया गया, उस समय यह फैसला किया गया कि माउंट आबू भी सिरोही से, अजमेर मेरवाड़ा का जो चीफ कमिश्नरी केंद्र शासित प्रदेश है वो भी कहां मिलाया जाएगा, राजस्थान में मिलाया जाएगा। एवं इसी 1 नवंबर 1956 जिस दिन आप समझ लीजिए कि यहां पर आपको राजस्थान स्थापना दिवस मनाया गया है, इसी दिन फैसला लिया गया कि जो मध्य प्रदेश की जो मंदसौर जिला है उसकी जो मानपुर तहसील है, उससे आपने सुनेल टप्पा, ये देखिएगा, सुनेल टप्पा नामक इलाका आपने झालावाड़ में लिया, और झालावाड़ से जो सिरोंज वाला जो प्रदेश था, ये देखिएगा तीर नीचे की तरफ आ रहा है, ये आपने मध्य प्रदेश में दे दिया। यानी कि जो अंतिम 7वां चरण है इसमें 1 नवंबर 1956 को, यानी कि राजस्थान स्थापना दिवस हुआ। एकीकरण की प्रक्रिया कुल 8 वर्ष 7 माह 14 दिन यानी कि 3144 दिवस के बाद पूरी हुई।
राजस्थान स्थापना दिवस घोषित किया गया 1 नवंबर 1956 को। और यहाँ पर इसी दिन सिरोही से माउंट आबू भी मिला दिया गया। अजमेर मेरवाड़ा का जो चीफ कमिश्नरी प्रांत था वो भी मिला दिया गया। और सुनील टप्पा वाला इलाका आपने मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुरा तहसील से राजस्थान के झालावाड़ प्रदेश में ले लिया, और झालावाड़ से बदले में आपने सिरोंज जो उपखंड था वो आपने दे दिया। एक और बात हुई, 1 नवंबर 1956 को ही राज प्रमुख और उपराज प्रमुख के पद समाप्त कर दिए गए और एक नया पद सृजित किया गया राज्यपाल, और जो कि गुरुमुख निहाल सिंह जी राजस्थान के प्रमुख, मतलब राजस्थान के पहले राज्यपाल थे। यहीं पर एक और समिति का निर्माण किया गया था। यह समिति थी असल में BR पटेल समिति। असल में अब ये बात आ रही थी, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर एवं अजमेर 4 प्रमुख शहरों की दावेदारी थी कि इनमें से किसको नवनिर्मित राजस्थान प्रांत का, मैंने अभी कहा राजस्थान जो नाम था संवैधानिक तौर पर, यानी कि अब सरकार के गैजेट्स में, गजेटियर्स में या अब जो सरकारी अभिलेख हैं इनमें इस प्रांत को, जिसको राजपूताना, राजस्थान, रजवाड़ा कई नामों से पुकारा गया है, राजस्थान पहली बार सरकारी तौर पर बोला गया। हमने कहा था छठे चरण में 26 जनवरी 1950 में। यद्यपि एकीकरण के द्वितीय चरण में 25 मार्च 1948 को पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग कर लिया गया था। तो यहां पर अच्छा, अभी तक रियासती जो रियासती सेना थी उसके प्रमुख अभी तक आप समझ लीजिए कि जो राज प्रमुख होते थे वो थे, और जो इनके नीचे जो प्रमुख सेनापति थे, प्रधान सेनापति आप कह सकते हो, वो थे बीकानेर से जयदेव सिंह साहब, उनको नियुक्त किया गया था। लेकिन अब पूरी तौर पर यह व्यवस्था चेंज कर दी गई, पूरी तौर पर सेनापति के पद पे नहीं रहे, क्योंकि राज प्रमुख और उप राज प्रमुख का पद ही नहीं बचा। तो उस स्थिति में जो नई व्यवस्थाएं आई उन्हें भी अब हमें क्लास के रूप में देखना है। इस प्रकार से 1 नवंबर 1956 ईस्वी को पूरी तौर पर एकीकरण की प्रक्रिया आपके सामने पूरी होती है। 7 चरण आपने देखे, मैं पुनः दोहरा रहा हूं, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन यानी कुल 3144 दिवस के दौरान 18 मार्च 1948 को प्रथम चरण मत्स्य संघ, राइट, ये बात याद रखिएगा। हम 17 मार्च 1948 भी देखते हैं। 2 तिथियां आपके सामने आती, मैंने अभी तक क्लियर बिल्कुल कर दिया है। यद्यपि कई पुस्तकें 18 मार्च बोलती है, कई पुस्तकें 17 मार्च बोलती है। मैंने यहां पर 17 मार्च 1948 लिया है। फिर बोल रहा हूं, यदि दोनों तिथियां आ गई तो आपको 17 मार्च करना है। यदि एक आ जाती 17 मार्च या 18 मार्च तो फिर आपको 18 मार्च या 17 मार्च में से एक करना है, जो भी आ जाएगा। लेकिन दोनों आती है तो 17 मार्च करना है। उसका रेफरेंस वगैरह मैंने PDF टेलीग्राम चैनल पर बहुत अच्छे से डाल दिया है। तो प्रथम चरण मत्स्य संघ 17 मार्च या 18 मार्च 1948 4-1 अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। द्वितीय चरण जो आपके सामने आ रहा है वो संयुक्त राज्य या राजस्थान संघ या संयुक्त राजस्थान प्रथम संघ 9 स्क्वायर 25 मार्च 1948 कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक प्लस लावा प्लस कुशलगढ़ में मिलाया गया, में संयुक्त किया गया उदयपुर 18 अप्रैल 1948 को। तो 10 स्क्वायर हो गया कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक प्लस उदयपुर प्लस लावा प्लस कुशलगढ़। इसमें 30 मार्च 1949 को 4 बड़ी रियासतें मिलाई गई, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, राइट। कुल हो गई 14 स्क्वायर। दोबारा सुन लीजिए, कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक प्लस उदयपुर प्लस जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर प्लस लावा प्लस कुशलगढ़। इसमें फिर संयुक्त किया गया 15 मई 1949 को 5वें चरण में मत्स्य संघ, यानी कि 14 स्क्वायर में 4 रियासतें मिला दी गई, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली प्लस नीमराणा ठिकाना। तो कुल हो गई 18-3 यानी कि 3 ठिकाने 18 रियासतें, कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक प्लस उदयपुर प्लस जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर प्लस अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली प्लस 3 ठिकाने लावा, कुशलगढ़ और नीमराणा। इसके अंदर फिर 26 जनवरी 1950 को माउंट आबू को छोड़कर शेष सिरोही मिला दिया गया और पहली बार संवैधानिक तौर पर संपूर्ण प्रांत को राजस्थान नाम दिया गया। संपूर्ण बातें आपको मैप के जरिए, नक्शे के द्वारा बिल्कुल क्लियर हो रही है। एवं जो अंतिम चरण आया 1 नवंबर 1956 जब राजस्थान स्थापना दिवस मनाया गया, इस दिन फिर आपको जो राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली समिति थी उसकी सिफारिश पर फिर माउंट आबू भी मिला दिया गया। अजमेर मेरवाड़ा का जो चीफ कमिश्नरी केंद्र शासित प्रदेश था वो भी मिला दिया गया एवं सुनील टप्पा प्रदेश झालावाड़ में मिलाया गया। मध्य प्रदेश से राज प्रमुख और उपराज प्रमुख के पद समाप्त कर दिए गए। राज्यपाल
का पद, गवर्नर का पद सृजित किया गया, जिस पर पहली बार गुरुमुख निहाल सिंह साहब बैठे और जो झालावाड़ था वहां से सिरोंज नामक उपखंड, एक सब डिवीजन एरिया मध्य प्रदेश में दे दिया गया। इस प्रकार से कुल 8 वर्ष 7 माह 14 दिवस यानी कुल 3144 दिवस में 7 चरणों में ये एकीकरण की प्रक्रिया पूरी होती है। मैं उम्मीद करता हूं एक्सक्यूज मी कि इस प्रकार से आपने इस क्लास में नक्शे के द्वारा इस पूरी बात को बहुत ढंग से तफसील से समझ लिया और आपको ढंग से समझ में आ भी गया होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, आपका फीडबैक मुझे जिस रूप में प्राप्त होगा उतनी ही जल्दी इस पूरी क्लास के नोट्स में अपलोड करूंगा पीडीएफ के रूप में, बहुत शानदार पीडीएफ के रूप में। मैं जो लोगो है किंशुक शर्मा की कक्षा वाला वो भी हल्का कर दूंगा, फुटर हटा दूंगा, तो अब एक A4 साइज पर ज़्यादा मैटर आप लोगों को अवेलेबल होगा जो नई डिज़ाइन मैंने पीडीएफ की है। आइए अब इस पूरे नोट्स को हम एक्सप्लोर करते हैं, विस्तार से हम देख लेते हैं नोट्स के रूप में। उम्मीद करता हूं कि यहां तक का मैटर आपको समझ में आया है। देखिएगा, यदि हम बात करें 5वें चरण की तो यहां से देखिएगा 5वें चरण को बोला गया है संयुक्त बृहत्तर राजस्थान संघ। इसका नाम इसलिए किया गया क्योंकि चतुर्थ चरण बृहत्तर राजस्थान संघ, जिसमें 14 ठिकाने या 2 रियासत 14 रियासतें, माफ करना, 2 ठिकाने थे। इसमें मत्स्य संघ संयुक्त किया गया, तो बृहत्तर राजस्थान संघ में संयुक्त किया गया, तो संयुक्त बृहत्तर राजस्थान संघ इसलिए नाम बना। मत्स्य संघ मिलाया गया जिसकी कुल रियासतें थी 4 और 1 ठिकाना था, तो 14 4 18 और 2 + 1 3, यानी कि यहां पर इस प्रकार से 18-3 फॉर्मूला आपके सामने आता है। कठिनाइयां एवं निर्माण प्रक्रिया, मैंने अभी कहा चूंकि भरतपुर और धौलपुर रियासत तो भाषाई आधार पर एक यूपी में मिलना चाहती थी या उनकी इच्छा थी कि ब्रज प्रदेश बना दिया जाए, लेकिन जो डॉक्टर शंकर राव देव समिति थी, ये काफी प्रमुख समिति है। अभी तक आप लोगों ने एक समिति चतुर्थ चरण में देख ली है, पी सत्यनारायण राव समिति, जिनकी सिफारिश पर जयपुर को राजधानी घोषित किया गया था। हालांकि बाद में आगे जाकर BR 12 मार्च 1949 से एक नई समिति और कार्य कर रही थी, BR पटेल समिति, जिसका ये कार्य था कि स्थायी राजधानी क्या बनाई जाएगी। तो अभी तक संघ के आधार पर जो नवनिर्मित संघ उनके, लेकिन जो एकीकृत राजस्थान बनता उसके लिए नई राजधानी क्या बनेगी वो BR पटेल समिति ने फैसला किया था, उसको अपन बाद में देखेंगे। तो डॉक्टर शंकरराव देव समिति, जिसके अन्य सदस्य कौन कौन थे, RK सिद्धवा एवं प्रभुदयाल, उनकी सिफारिश पर फाइनली भरतपुर और धौलपुर रियासतों के निवेशों की मांग या जो उनकी जिद थी मिलने की यूपी में, उसको दरकिनार करते हुए इनका विलय बृहत्तर राजस्थान संघ में कर दिया गया, यानी कि संयुक्त बृहत्तर राजस्थान संघ में कर दिया गया। याद रखिएगा 10 मई 1949 ईस्वी को 10 मई 1949 ईस्वी को दिल्ली में मत्स्य संघ के चारों निदेशों ने बृहत्तर राजस्थान संघ में विलय हेतु हस्ताक्षर पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इस संदर्भ में 2 बातें आपको याद रखनी बेहद जरूरी है। जिस रियासत ने सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि विलय पत्र पर, विलय वाले दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे, वो थी बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह राठौड़, और जिसने सबसे अंत में हस्ताक्षर किए 14 अगस्त 1947 को वो थी रियासत धौलपुर, राजस्थान में मिलने वाली। मत्स्य संघ की बात नहीं कर रहा हूं, राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं। मत्स्य संघ तो अभी तक एक प्रकार का सॉलिटरी यानी कि बिल्कुल एकाकी अलग से संघ बना हुआ था, वो थे धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह। आइएगा, इस संघ का 5वें चरण का जो उद्घाटन किया गया वो किया गया 15 मई 1949 को। जब आपने नक्शा बखूबी समझ लिया, मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत दिक्कत नहीं आएगी। इसमें कुल रियासतें 18 रही, ठिकाने आप यहां देख लीजिए, ठिकाने 3 आए, ये देख लीजिए, राइट। आगे देखिएगा, यहां पे ठिकाने असल में 3 होना चाहिए, ये थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई है। तो 18 3 ठिकाने 3, क्योंकि ये शायद मत्स्य संघ का मैंने यहाँ पे डाल दिया है। 18-3 बृहत्तर राजस्थान संघ जो चतुर्थ चरण है, इसमें 14 स्क्वायर थे और मत्स्य संघ में 4-1 था। तो इस प्रकार से 14 4 18, ये बात मैं बार बार कह चुका हूँ। रियासतें कौन कौन सी, कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक, आप जानते हैं। ये जो पहली जो 9 रियासतें हैं ये तो द्वितीय संघ से है। फिर एक तृतीय चरण में रियासत मिलाई गई थी उदयपुर 18 अप्रैल 1948 को, और फिर 30 मार्च 1949 को 4 रियासतें मिलाई गई थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। अब जो 5वां चरण आ रहा है 15 मई 1949 ईस्वी को, इसमें मत्स्य संघ की जो शेष 4 रियासतें हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, वो मिला दी गई। 3 ठिकाने हो गए, 2 ठिकाने तो चतुर्थ चरण से टोंक से लावा और कुशलगढ़, और 1 मत्स्य संघ से नीमराणा। आइएगा, राज प्रमुख यहाँ पर वही रहे, जयपुर नरेश महाराजा सवाई मानसिंह जी द्वितीय, आजीवन महाराजा प्रमुख वही रहे, उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह साहब।
उपराज प्रमुख वही बात चल रही है, याद रखिएगा। उपराज प्रमुख में जो चतुर्थ चरण में थे, वरिष्ठ में दो रहे, जोधपुर और कोटा। कोटा जोधपुर से महाराजा हनुमंत सिंह साहब और कोटा से महाराव भीम सिंह जी आहाड़ा। कनिष्ठ जो उपराज प्रमुख थे वही दो रहे, बूंदी से महाराव बहादुर सिंह जी और डूंगरपुर से महारावल लक्ष्मण सिंह जी। राजधानी जयपुर रही, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री जी ही रहे, यद्यपि इनकी जो कार्यशैली थी इसको फासिस्ट कार्यशैली कहा गया था, क्योंकि सरदार पटेल के अधिक नजदीक थे। और जो जयनारायण व्यास साहब थे या जो माणिक्यलाल वर्मा थे, ये थोड़े से नेहरू की उदारवादी लिबरल जो इनकी जो पॉलिटिकल थॉट थी उसके नजदीक थे। तो असंतोष बढ़ता जा रहा था हीरालाल शास्त्री जी के विरुद्ध। आगे देखिएगा, यहां पर एक बहुत बड़ी बात, इस 5वें चरण में सुवाना गोलीकांड हुआ था जो 21 जुलाई 1949 ईस्वी को हुआ था। ये अपने आप में बड़ा आश्चर्यजनक है कि जिन किसानों ने प्रजामंडल आंदोलन, कृषक आंदोलन में देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और प्रजामंडल आंदोलनों को मजबूत किया, एकीकरण में आवाज बुलंद करी, उन्हीं किसानों पर कांग्रेसी सरकार ने गोली चलवाई थी। 21 किसान मारे गए थे 21 जुलाई 1949 को सुवर्णा गांव भीलवाड़ा जिले में। उस जमाने में सिर्फ कांग्रेस थी। संभवतः कांग्रेस अंग्रेजों के संपर्क में रहकर आंदोलनों को किस प्रकार, जब सत्ता में आई तो आंदोलनों को किस प्रकार से कुचला जाता है, दमन किया जाता है, वो तौर तरीके शायद बेखूबी समझ चुकी थी। और ये इतिहास के बड़े अनछुए पहलू हैं जिनको बड़ी साजिश के तहत साजिशतन छिपा दिया गया। सुवर्णा गोलीकांड याद रखना, तब न यहाँ पर न तो कोई बीजेपी की सरकार थी, न कोई आरएसएस की सरकार थी, न कोई वामपंथी थे, सिर्फ कांग्रेस की सरकार थी। याद रखिएगा इस बात को। 21 जुलाई 1949 को लेवी कर समाप्ति की मांग कर रहे किसानों पर तत्कालीन कांग्रेसी सरकार के आदेश पर गोली चलवाई गई और यह भी कहा गया था मुख्यमंत्री के द्वारा कि इसके पीछे कांग्रेसी नेता है और 21 जो व्यक्ति थे वो शहीद हुए थे यहाँ पर। इसके विरोध में जो जयप्रकाश नारायण साहब थे, समाजवादी नेता, उन्होंने, क्योंकि इस घटनाक्रम में न तो मुख्यमंत्री पहुंचा एवं न ही कोई कांग्रेसी नेता घटनास्थल पर पहुंचा था, तो जो सुवर्णा गोलीकांड हुआ 21 जुलाई 1949 को, इसके विरोध में फिर जयप्रकाश नारायण साहब ने 29 जुलाई 1949 को सुवर्णा दिवस घोषित किया था। बेहद इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको कहीं भी प्राप्त नहीं होंगी, तय मानिएगा, कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। यद्यपि मैं सुवर्णा दिवस पर और सुवर्णा गोलीकांड पे एक नया छोटा सा शॉर्ट में वीडियो आपके सामने बना के रख दूंगा ताकि आप लोगों को बखूबी समझ में आ जाए। तो आपको ये तिथि याद रखनी कि 21 जुलाई 1949 को ये आजादी के तुरंत बाद की स्थिति है। आप सोचिएगा मतलब हमें क्या पढ़ाया गया है और असल में ये कांग्रेसी नेता, अभी तो देखिएगा आप, आगे जाकर आपको मालूम चलेगा कितनी लूट खसोट हुई है। रेवड़ियां बांटी गई थी, सत्ता के पद के लोलुप लोग जो अपने आप को कहते थे कि हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, वो सरकारी नौकरी को पाने के लिए उपहार स्वरूप एज ए गिफ्ट, हालात यहां तक थे कि कोई उदयपुर मेवाड़ रियासत का कोई गैराज में काम करने वाला कर्मचारी था, उसने प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया, तो उसने बाद में जाकर मुख्यमंत्री से मांग कर दी कि मुझे स्टेट जो गैराज है राजस्थान सरकार का, उसका चीफ बना दिया जाए। मतलब भाड़ में गई योग्यता, कोई मतलब नहीं है। और ये वो हिडन एस्पेक्ट हैं राजस्थान इतिहास या भारतीय इतिहास के, जिन्हें बड़े सुनियोजित तरीके से दबा दिया गया है। आगे देखिएगा, खैर वो अपनी यथासंभव स्थान पर उचित तरीके से लेंगे। याद रखना, समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण के द्वारा सुवर्णा गोलीकांड जो 21 जुलाई 1949 को हुआ था, उसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई थी। इस प्रकार से राजस्थान में कई प्रकार के जलियांवाला बाग हत्याकांड आ रहे हैं। 14 मई 1925 को जो नीमूचना हत्याकांड हुआ था, इसकी तुलना दिल्ली से प्रकाशित रियासती विभाग ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से करी। महात्मा गांधी ने नीमूचना हत्याकांड को कहा था जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक बर्बर हत्याकांड, याद रखिएगा, से भी अधिक बर्बर हत्याकांड और दोहरी डायर शाही बोला था। जबकि वास्तव में जो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो 17 नवंबर 1913 ईस्वी को मानगढ़ धाम हत्याकांड, जो बांसवाड़ा के अंदर मानगढ़ पहाड़ी पर जो गुरु गोविंद गिरी का जो भगत आंदोलन था के दौरान हुआ था। और अब सुवर्णा जो गोलीकांड था 21 जुलाई 1949 को, बड़े ये मैंने कहा ना अनछुए पहलू जो आपको कहीं प्राप्त नहीं होंगे। इसको समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण साहब ने, याद रखिएगा, इसकी तुलना भी जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। आइएगा आगे देखिएगा। अब हम बात करते हैं छठे चरण की। छठा चरण जो आ रहा है हमारे सामने कितनी तारीख को,
26 जनवरी 1950 को, याद रखिए नाम। सबसे बड़ी बात है कि संवैधानिक तौर पर पहली बार इस संपूर्ण प्रदेश को राजस्थान नाम दिया गया था। कठिनाइयां क्या थी? क्योंकि मैंने कहा सरदार पटेल की जो इच्छा थी वो माउंट आबू को कहाँ ले जाने की थी, गुजरात में। तो जनता के भारी विरोध के बावजूद इसी बदनीयत पे काम करते हुए सरदार पटेल साहब ने नवंबर 1947 में सिरोही का प्रशासन राजपूताना एजेंसी, जिसकी स्थापना 1832 में की गई थी, से हटाकर गुजरात एजेंसी को सौंप दिया था। बेहद इंपॉर्टेंट है, सिरोही का प्रशासन नवंबर 1947 में गुजरात एजेंसी को सौंप दिया। बाद में 1 फरवरी 1948 को फिर बॉम्बे प्रांत का जो वेस्टर्न इंडियन स्टेट्स जो एजेंसी थी उसको अंतर्गत कर दिया गया, गुजरात से भी हटाकर। 1 फरवरी 1948, नवंबर 1947 में तो आप कहाँ ले गए, गुजरात जो एजेंसी था, और फिर 1 फरवरी 1948 को फिर आप कहाँ लेकर चले गए, वेस्टर्न इंडियन स्टेट्स एजेंसी जो बॉम्बे प्रोविंस के अंतर्गत था। लेकिन असल में 10 अप्रैल 1948 को, याद रखना, 10 अप्रैल 1948 को जो ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस था, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, जिसकी स्थापना 1927 में की गई थी, कि जो राजपूताना प्रांतीय सभा थी के महामंत्री हीरालाल शास्त्री ने सरदार पटेल को खत लिखा था। उन्होंने कहा था आप सिरोही को इस प्रकार से बाहर नहीं ले जा सकते हैं, हमारे लिए सिरोही का अर्थ है गोकुल भाई भट्ट, और बिना गोकुल भाई भट्ट के हम राजस्थान को नहीं चला सकते। आगे जाके इस बात का की तोड़ की तरकीब क्या निकाली, सरदार पटेल ने, जब पंडित नेहरू ने भी उनको कहा कि भाई सिरोही को जनता के मत को देखते हुए राजस्थान में रखना चाहिए, तो पटेल साहब क्या बोलते हैं कि जनता की इच्छा है कि उन्हें सिरोही नहीं चाहिए, गोकुल भाई भट्ट चाहिए, तो मैं गोकुल भाई भट्ट की जो जन्मस्थली है सिरोही में वो राजस्थान को सौंप दूंगा, बाकी सिरोही तो गुजरात में ही जाएगा। मतलब इतने इस तरह के जो कद्दावर जो राष्ट्रवादी नेता थे, इनकी भी स्थिति भले ही भारत के अंदर की इस प्रांतीय स्थिति में चेंज हो रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि हर नेता कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ से वशीभूत होकर, तो जब हम इनकी महानताओं के चर्चे पढ़ते हैं तो हमें निष्पक्ष भाव से इनकी उन कारगुजारियों को भी देखना चाहिए जो वास्तव में नैतिक कसौटी पर तो खरी नहीं उतरती है। 14 अप्रैल को दूसरा खत लिखा शास्त्री जी ने, सरदार पटेल को दोबारा लिखा। क्या कहते हैं कि हम लोग कोई कारण नहीं देखते हैं कि क्षण मात्र के लिए भी सिरोही को राजस्थान के बजाय अन्य समूह में मिलाने की दिशा में सोचा जा सकता है। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि राजस्थान की जनता की भावना की अनदेखी ना करें। और बाद में जब हीरालाल शास्त्री और गोकुल भाई भट्ट ने जब माणिक्यलाल वर्मा को सरदार पटेल के इस निर्णय की जानकारी दी कि वो माउंट आबू को असल में गुजरात में चाहते हैं, तब माणिक्यलाल वर्मा ने कहा था कि आबू राजस्थान की नाक है और हम आबू पर अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे। जब तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948 का उद्घाटन करने उदयपुर पधारे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो वहां जनता ने और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों ने, मतलब जो मनोनीत प्रतिनिधि थे, उन्होंने नेहरू को स्पष्ट किया था पटेल की जो नीति थी सिरोही को कहाँ ले जाने की, गुजरात में। तब नेहरू ने इसके पश्चात पटेल को खत लिखकर बोला था कि मुझे बार बार कहा गया कि सिरोही पिछले विगत 300 वर्षों से भाषाई और अन्य प्रकार से राजस्थान प्रदेश का अंग है, अतः हमें जनता के मत को देखते हुए, की इच्छा को देखते हुए सिरोही को राजस्थान में मिलाना चाहिए। तब पटेल ने नेहरू को के खत का जवाब क्या कहते हुए कहा, बड़ा हास्यास्पद है कि राजस्थानियों को सिरोही नहीं अपितु मात्र गोकुल भाई भट्ट चाहिए। उनकी यह मांग सिरोही को राजस्थान में बिना मिलाए भी पूरी की जा सकती है। बहरहाल ये तमाम तरह के, मैं फिर बोल रहा हूँ, रोचक किस्से हैं जिनसे मैं अलग वीडियोज में आपको रूबरू कराऊंगा। अभी कुछ नई सीरीज लेकर आने की मेरा पूरी मंशा है। आप लोग लगातार बस यूं ही जुड़े रहिए, देखते रहिए। बहरहाल 26 जनवरी 1950 ईस्वी को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को उद्घाटन कर दिया गया। यहाँ पर माउंट आबू को छोड़कर शेष सिरोही मिला दिया गया। 3 ठिकाने एज यूजुअल चले आ रहे थे। 19-3 यहाँ पर चीज़ें हैं और इसका निर्माण कैसे किया गया आप लोग समझ सकते हैं। जो पांचवा चरण था संयुक्त बृहत्तर राजस्थान संघ, 5वां चरण संयुक्त बृहत्तर राजस्थान संघ में 18-3, इसमें माउंट आबू को छोड़कर शेष सिरोही मिला दिया गया। राइट, इस प्रकार से 19-3 आते हैं। अब यदि इस 19-3 का हम एक गणित देखें तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो द्वितीय चरण है राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 वाला, इसमें 9 रियासतें थी और 2 ठिकाने थे। कौन कौन से? कोटा, बूंदी, झालावाड़
डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक, राइट। इसमें 18 अप्रैल 1948 तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान संघ में, यानी कि राजस्थान संघ में संयुक्त किया गया उदयपुर, तो संयुक्त राजस्थान संघ बना। ये संयुक्त राजस्थान संघ कब अस्तित्व में आया आप लोग जानते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैं समझता हूँ मैं इतनी बार रिपीट कर रहा हूँ कि इसके बाद तो आप लोग जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाओगे। तो 18 अप्रैल 1948 को इस प्रकार से 10 स्क्वायर रियासतें आ गई। अब इसमें फिर 4 रियासतें मिलाई गई, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। ये रियासतें मिलाई गई राजस्थान दिवस यानी कि 30 मार्च 1949 जो कि चतुर्थ चरण था। इसमें जो 5वां चरण था 15 मई 1949, राइट। इसमें 4 वन ये मत्स्य संघ था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली प्लस नीमराना। अब तक जो रियासतें आ गई वो 18-3 थी, तो 18-3 में मतलब 14-3 थी, राइट। माफ करना मैं थोड़ा सा गलत चला गया, मुझसे लिखने में थोड़ी गलती होगी, देखिएगा 14-2 था मामला। कहाँ तक, जो चतुर्थ चरण था इसमें संयुक्त किया गया। तो चतुर्थ चरण कौन सा, बृहत्तर राजस्थान संघ, इसमें संयुक्त किया गया। तो संयुक्त बृहत्तर राजस्थान संघ 5वां चरण 15 मई 1949 को। इसमें मत्स्य संघ संयुक्त किया गया, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली प्लस नीमराना। तो फिर अस्तित्व में आई 18 रियासतें और 3 ठिकाने, प्लस इसमें 26 जनवरी 1950 को माउंट आबू को छोड़कर शेष सिरोही भी मिला दिया गया। और इसमें गोकुल भाई भट्ट की जो जन्मस्थली थी हाथल। 3 ठिकाने आपके सामने स्पष्ट तौर पर आ रहे हैं, लावा, कुशलगढ़, नीमराना। क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक का मैटर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। राज प्रमुख एज यूजुअल चलते रहे, जयपुर नरेश महाराजा, सवाई मानसिंह जी द्वितीय आजीवन महाराज प्रमुख रहे, उदयपुर महाराणा भोपाल सिंह जी, राजधानी वही जयपुर रही। पंडित जो प्रधानमंत्री थे पंडित हीरालाल शास्त्री जी, उनकी कार्यशैली से मैंने बार बार कहा, क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में असंतोष था, अतः 3 जनवरी 1951 को उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा या दिलवाया गया, क्योंकि सरदार पटेल की मौत हो चुकी थी और ये सरदार पटेल के गुट या खेमे के थे हीरालाल शास्त्री जी। फिर नेहरू गुट से जयनारायण व्यास यहाँ प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। अंतिम चरण 7वां चरण देखिएगा, आज ये लास्ट क्लास है एकीकरण की प्रक्रिया की बात यहाँ पर आते आते वही हुआ है। कठिनाइयां एवं निर्माण प्रक्रिया देखिएगा। राजस्थान नाम तो आप लोगों ने देखा था, छठे चरण में 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक तौर पर संपूर्ण प्रांत को राजस्थान बोल ही दिया गया था। 1952 के आम चुनाव में जो चीफ कमिश्नरी प्रांत था अजमेर मेरवाड़ा, देखो कांग्रेसी नेताओं का लालच भी देखना, जो दम्भ भरते हैं बड़े बड़े तौर पर कि ना जी हम तो क्या बोलते हैं, हमने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, हमने ऐसा किया, हम नहीं होते तो ये देश बर्बाद हो जाता, आज़ादी नहीं हो पाता। मतलब आलम देखिएगा, लालच की पराकाष्ठा है। जो चीफ कमिश्नर प्रांत अजमेर मेरवाड़ा से हरिभाव उपाध्याय थे, उनके नेतृत्व में कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। याद रखना, इस जो ये मंत्रिमंडल का गठन हुआ था इसमें बालकृष्ण कौल एवं अन्य सदस्य ब्रजमोहन शर्मा थे। इनकी इच्छा थी कि छोटे प्रांत के नाम पर, मतलब आप कांग्रेस के नेताओं की हालत देखिएगा, रियासतों को तो मर्ज कर दीजिए, रजवाड़ों को समाप्त कर दीजिए, राजाओं का, जागीरदारों का, सरदारों का अस्तित्व नष्ट कर दीजिए। लेकिन जो ये नए राजा उभरे हैं, ये जो कांग्रेसी नेता जो नए राजा उभरे हैं, इनके दिमाग की हालत देखिए, ये अपने प्रांत का अस्तित्व चाहते हैं ताकि इनकी जो नेतागिरी चलती रहे। ये जो नए नए राजा जो अभी अभी राजा बने हैं, ये हरिभाव उपाध्याय जैसे कांग्रेसी, ये चाहते हैं कि बेहतर प्रशासन के नाम पर छोटे प्रांत का अस्तित्व बना रहे। भाड़ में जाए उदयपुर, भाड़ में जाए जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, क्या सोचते हैं, सब रजवाड़े बर्बाद कर दिए गए। बाद में चौथी पंचवर्षीय योजना में इनका प्रीवी पर्स भी समाप्त कर दिया गया, इनकी सब कुछ छीन लिया गया। लेकिन ये जो छुट भैया जो कांग्रेसी नेता उभर कर राजा के स्वरूप में सामने, ये चाहते हैं कि छोटे प्रांत के तौर पर अजमेर का अलग अस्तित्व बनाया रखा जा सके। लेकिन फजल अली समिति की अध्यक्षता में जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, उसने तमाम तर्कों को दरकिनार, कभी ये चीजें कोई बताएगा आप लोगों को? क्या ये बदनीयत नहीं थी? क्या ये अनैतिक कार्य नहीं होता इन कांग्रेसी नेताओं के द्वारा, जिनकी महानता से पूरी पूरी किताबें वर्तमान में रंग दी गई हैं, पूरी पूरी किताबें। हमें इन सब चीजों को, ये हिडन एस्पेक्ट्स हैं, अनछुए पहलू हैं राजस्थान भारतीय इतिहास के, हमें इनसे भी रूबरू होना चाहिए। आगे देखिएगा, एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि मेरी खुद की बड़ी, और ये इस तरह की सब चीजें आपको पीडीएफ में प्राप्त हो जाएंगी। अब ये देखना है कि आप लोग कितने लालायित हैं इस तरह के नोट्स की शानदार पीडीएफ पाने की। मैं देखता हूँ कमेंट बॉक्स में कितने कमेंट करते हैं कितने लोग,
और कितने आतुर हैं आप लोग, ईगरली यू आर लुकिंग फॉर नोट्स पीडीएफ, जो राजस्थान का जो इंटीग्रेशन है उसके मैं बिल्कुल नए डिजाइन में लेकर आया हूँ। फुटर मैंने हटा दिया है, लोगो मैंने लाइट कर दिया ताकि जब आप प्रिंट आउट लें ज़्यादा मैटर आए एक पेज पर और लोगो लाइट हो। अजमेर मेरवाड़ा की जो विधानसभा थी, याद रखना उसे धारा सभा कहा गया। बेहद इंपॉर्टेंट बात मैं ले रहा हूँ। 1 नवंबर 1956 ईस्वी को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था। धारा सभा और फजल अली समिति की अध्यक्षता में अजमेर मेरवाड़ा मिला दिया गया, माउंट आबू मिला दिया गया। राजस्थान में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुर तहसील से जो सुनील टप्पा का जो इलाका था वो ले लिया गया और झालावाड़ से सिरोंज उपखंड कहाँ दे दिया गया था, मध्य प्रदेश को, एमपी को। 1 नवंबर 1956 जिसे राजस्थान स्थापना दिवस भी कहते हैं, यहाँ पर पूरी 19 रियासतें, 3 ठिकाने एवं 1 चीफ कमिश्नरी प्रांत, ये देख लीजिएगा, ये पूरा का पूरा ये अस्तित्व में आ गया। 9 3+1 यानी कि 19 रियासतें, 3 ठिकाने एवं आप 1 चीफ कमिश्नर प्रांत, कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक प्लस उदयपुर प्लस जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर प्लस अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली प्लस सिरोही विद माउंट आबू प्लस चीफ कमिश्नरी प्रांत अजमेर मेरवाड़ा प्लस लावा, कुशलगढ़ एवं नीमराणा, लावा, कुशलगढ़ एवं नीमराणा। इस प्रकार से पूरा का पूरा एरिया समाप्त मतलब एकीकृत कर दिया गया 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण बात है कि माउंट आबू एवं अजमेर मेरवाड़ा का जो विलय था वो राज्य पुनर्गठन आयोग यानी कि फजल अली समिति की सिफारिश पर किया गया था। एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, जितनी भी समितियां अभी तक अस्तित्व में आ गई हैं उनको लेकर एक अलग वीडियो आपको प्राप्त होगा कि वो पेन पिस्टल कैसी थी जिसको तान दिया गया था जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह राठौर साहब के द्वारा वीपी मेनन के सर पर। राव बहादुर वापल्ला पेंगुन्नी मेनन जब वो दिल्ली में मिलने गए थे जिन्ना से और जिन्ना ने एक सादा कागज सामने रख दिया था, उस होटल का नाम था इंपीरियल होटल। काफी रोचक प्रसंग में लेने जा रहा हूं। तमाम जितनी समितियां हैं इनका एक नया वीडियो अगली एपिसोड में आपके सामने आ जाएगा। बेहद कम से कम मैं 6 समितियां आपके सामने लूंगा, लोग 3 समिति से काम निकाल देते हैं, देखते रहिएगा। ये रियासतें आपके सामने आ गई हैं, जो 19 रियासतें, इनमें से 9 रियासतें तो द्वितीय चरण की है। इसमें तृतीय चरण में 1 रियासत मिला दी गई थी उदयपुर, चतुर्थ चरण में 4 रियासतें मिला दी गई थी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। 5वें चरण में 15 मई 1949 को मत्स्य संघ मिला दिया गया था। 26 जनवरी 1950 को सिरोही, माउंट आबू को छोड़कर सिरोही मिला दिया गया था और 1 नवंबर 1956 में सिरोही भी मिला दिया गया, चीफ माउंट आबू भी मिला दिया गया, चीफ कमिश्नरी प्रांत अजमेर मेरवाड़ा भी मिला दिया गया और तीनों ठिकाने यहाँ पर लावा, कुशलगढ़ और नीमराणा भी मिला दिए गए थे। याद रखना, वो क्षेत्र जिसका राज्य के बाहर एमपी से विलय किया गया था, यहाँ पर हमने देखा, अभी नक्शे में भी देखा, वो सुनील टप्पा है जो मध्य प्रदेश की मंदसौर जिले की मानपुरा तहसील से आता है। और जिस प्रदेश को राजस्थान से निकालकर एमपी में मिलाया गया वो सिरोंज था। ऐतिहासिक महत्व क्या है? एकीकरण पूरा हुआ, आप लोग जानते हैं, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन कुल 3144 दिवस में, और 1 नवंबर 1956 ईस्वी को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया गया। 7वें संविधान संशोधन भी के द्वारा इसी तारीख को राज्य प्रमुख एवं उपराज्य प्रमुख का पद समाप्त किया गया एवं राज्यपाल का जो पद था वो सृजित किया गया था। नेक्स्ट आगे देखिएगा, प्रमुख जो राज्यपाल थे वो गुरुमुख निहाल सिंह साहब थे। राजधानी जो आई थी वो BR पटेल समिति के द्वारा जयपुर बनाई गई। प्रधानमंत्री यहाँ पर जयनारायण व्यास आ गए थे क्योंकि 3 जनवरी 1951 को हीरालाल शास्त्री जी ने त्यागपत्र दे दिया था। इस बात को आप लोग बखूबी जानते हैं। पहली बार जयपुर जो राजधानी बनी थी वो P सत्यनारायण राव समिति के द्वारा बनाई गई थी। लेकिन जो नवनिर्मित जो प्रांत राजस्थान बना उसकी स्थायी समिति 4 शहरों की दावेदारी, जिनमें जयपुर भी एक था, यानी कि 3 शहरों की दावेदारी को समाप्त करते हुए जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और अजमेर 4 शहर दावेदारी में थे। इनमें से जोधपुर, उदयपुर, अजमेर की दावेदारी को समाप्त करते हुए BR पटेल जो पेप्सू के सचिव भी थे, BR पटेल साहब, उनकी सिफारिश पर जयपुर को स्थायी राजधानी बनाई गई। प्रधानमंत्री जयनारायण व्यास आ ही चुके थे। माउंट आबू को राजस्थान में मिलाने के लिए याद रखिएगा गोकुल भाई भट्ट एवं बलवंत सिंह मेहता के नेतृत्व में जन आंदोलन हुआ। फिर फजल अली समिति ने फाइनली फैसला दिया और राजस्थान में मिला दिया गया। और 1 नवंबर 1956 ईस्वी को राजस्थान में राजशाही के अंतिम चिन्ह के तौर पर
अंतिम चिन्ह के तौर पर राज्य प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया एवं उसके स्थान पर भारत सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपाल की नियुक्ति की गई। आने वाले जो एपिसोड्स होंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ, उसके अंदर में जितनी समितियां इस एकीकरण की प्रक्रिया में सामने आई, आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर मैंने हालांकि नोट्स कंप्लीट कर लिए, समितियों वाला मामला आप नीचे देख सकते हैं, वो तैयार हो चुका है, जल्द ही वीडियो अपलोड होगा। और एकीकरण की प्रक्रिया और उसके पश्चात जो बेहद रोचक किस्से राजपूताने में घटित हुए, जो बाधाएं आई, किस प्रकार से पूरी नैतिक दृढ़ता के साथ पटेल साहब ने, वीपी मेनन साहब ने उनका सामना किया और उनसे उभरे, तब जाकर आधुनिक राजस्थान आपके सामने आप लोग देख रहे हैं। उनका भी एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। पेन पिस्टल और हनुमंत सिंह साहब का किस्सा क्या है वो भी देखते रहिए। कई प्रकार के किस्से भी आपके सामने आने हैं, कई प्रकार के किस्से आने हैं कि आप, वो राजपूताने का राजा कौन सा था जिसके खाने का तड़का सोने और चांदी की भस्म और बर्तनों के द्वारा लगता था। मैं ये भी बताऊंगा कि राजपूताने के अंदर कैदियों की भूख कम करने के लिए क्या मिलाया जाता था। कई प्रकार के कुछ बड़े इंटरेस्टिंग वीडियोज आपके सामने आने। अब ये डिपेंड करता है, आज एकीकरण की जो मौलिक स्ट्रक्चर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आप लोगों ने इन 7 चरणों में पूरा देख लिया है। आज एकीकरण की क्लास पूरी होती है, यद्यपि कुछ रोचक प्रसंग अभी सामने लेकर आने बाकी हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जल्द ही अपने विचारों से मुझे अवगत कराओगे। कमेंट बॉक्स में अपने जो कमेंट्स हैं वो मुझे दोगे, ताकि मैं उत्साहित हूँ आपके लिए एक अच्छा सा इस पूरे चैप्टर का पीडीएफ तैयार करके। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप में से कितने लोग हैं जो ईगरली दे आर लुकिंग फॉर नोट्स पीडीएफ। तब तक के लिए वंदे मातरम, शुभ रात्रि।